तो मैं तो संविधान को धर्म मानता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ, आज़ाद हूँ। तो अगर कोई मेरे अधिकारों का वॉयलेशन करता है तो फिर डरता हूँ। आंदोलन इसलिए करता हूँ क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। यही आंदोलन आरएसएस भाजपा की काट है। अगर हम ये सोचें कि हम राम मंदिर की बात कर लें या परशुराम की मूर्ति की बात कर लें और हम ये सोचें कि हम धर्म की बात करके भाजपा को हरा देंगे आरएसएस को, तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। उनकी पिच है, वहां जो जाएगा उनसे पिट के आएगा। हमारी पिच जो है ना वो आरक्षण है। हम कभी इनसे नहीं हारे, हम आगे भी इनसे नहीं हारेंगे, लेकिन हम इनके तलवे चाट के राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने विचारों को आगे बढ़ा के और अपने मुद्दों पर राजनीति करेंगे। जैसे मैं राम स्वरूप वर्मा जी को मानने वाला व्यक्ति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, पेरियर रामास्वामी नायकर और पेरियर लल्लई यादव को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं समझता हूँ, मैं माननीय काशीराम साहब का चेला हूँ, तो उनके आंदोलन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। निजीकरण मात्र जो है वो गुलामी है, और वो इसलिए किया जा रहा है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। इस समय मेरे साथ जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में संघर्ष का दूसरा नाम बन चुके हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी समेत तमाम सारे वो मुद्दे जो जन समस्याओं से जुड़े हुए हैं लगातार जूझते हुए दिखते हैं, प्रशासन से लड़ते हुए दिखते हैं, लेकिन छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, उसमें भी कल आप पूरे जी जान से जुटे हुए थे। मैं देर रात गया, वहां भी आप थे, लोगों से मिलजुल रहे थे। क्या लगता है आपको कि ये तानाशाही सरकार अभी भी जागेगी? देखिए, ये लोकतंत्र है। पहले तो सबसे पहले मैं नेशनल जनमत के सभी दर्शकों को धन्यवाद, आभार देता हूं, और आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, क्योंकि हमें कहाँ से मिलते हैं, क्या तो हमारी यूनिट बताती है या ये जो बहुजन मीडिया है ये लोग बताते हैं। तो आपसे भी बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो आपका आभार कि आप इस आंदोलन को जगाने में मदद कर रहे हैं। ये आपकी मदद ये सिरे से हमारे पास पहुंचती है, दिखती नहीं। हम सब लोग एक ही काम को कर रहे हैं। तो जागेगी तो इसलिए क्योंकि लोकतंत्र है यहाँ, और लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, विधायक कौन जीतेगा। तो अगर दलित पिछड़े वर्ग के अधिकारों के साथ कुठाराघात होगा जिस तरह किया गया, 20,000 भर्ती आप समझते हैं? बिल्कुल। मैं समझता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला होगा भर्ती में ये। तो 70,000 की भर्ती में 20,000 का घोटाला इन्होंने किया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दलित पिछड़े वर्ग के तरक्की के जो रास्ते हैं, जो सरकारी नौकरी के मिलने से 2-3 पीढ़ियों के लिए खुलते हैं, उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरह का कल प्रदर्शन था, भारी संख्या में दलित पिछड़े वर्ग के नौजवान, अभ्यर्थी, महिलाएं, सब लोग शामिल हुए। 75 जिलों से लोग आए थे। तो जो सामाजिक संदेश बन गया है इस सरकार के खिलाफ कि ये सरकार घोटाला भी कर रही है, उसके बाद जो उनका बैठता है संवैधानिक अधिकार वही नहीं दे रही है, एक्स्ट्रा तो क्या देगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को मजबूर होकर करना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं करेगी तो ये समझिए कि दलित पिछड़े सरकार को 2022 में पलट देंगे। मतलब अभी आंदोलन खत्म नहीं है? नहीं, वो छात्र जो हमारे मोर्चे के लोग हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। हम लोग तो सहयोगी थे, कल भी मैं पहले भी आया था, 3 दिन रहा, और भविष्य में मेरी जरूरत होगी तब भी मैं खड़ा रहूंगा। क्योंकि देखिए, राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव के समय वोट मांगने जाएं, या आप जात के ऊपर वोट मांगे, या आप जो हैं चुनाव के समय कहें कि हमारी रैलियों में आ जाएं। तो लड़ाई यही है कि उस जमात की हितों की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। जब आप विपक्ष में हो तो अन्याय अत्याचार हो, उनके अधिकार छिन जाए, तब आपको लड़ना पड़ता है, जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं। यही राजनीति है कि आप अपने लोगों के साथ खड़े रहो। वो मैं बखूबी जानता हूँ और उसको कर रहा हूँ। पिछड़े और दलित वर्ग के वो लोग जो कावड़ होने को बहुत अच्छा काम मानते हैं, लगा कि इस आंदोलन में वो चीज खत्म होती दिखी, लोगों को समझ में आया कि हमारे अधिकार छिन रहे हैं। देखिए, हजारों साल की गुलामी और एक षड्यंत्र द्वारा जो है ये सब तमाम तरह से मनुवाद और पाखंडवाद, आडंबरवाद हमारे ऊपर गढ़ा गया है। जब भारतीय संविधान आया तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 51 है, इसमें मौलिक कर्तव्य है। उसके जो भाग नंबर उसका 8 है, उसमें इसका व्याख्यान किया गया कि हमें आडंबरवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास के खिलाफ भी काम करना है। तो मैं समझता हूं कि अभी धीरे धीरे, कहते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां स्वयं काट लेगा। धीरे धीरे इस की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सच्चाई जनता के सामने आ रही है, और लोग समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरह दलित समाज को हमने तैयार किया है अम्बेडकरवाद की तरफ, अधिकारों की तरफ, भाईचारा बनाया, उसी तरह से पिछड़े वर्ग के लोग भी अभी अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकलेंगे और अपनी तरक्की के रास्ते खोजने के लिए काम करेंगे, और समझेंगे कि किस चीज की जीवन में उनकी महत्ता है। लोग कहते हैं कि आप बरगलाने का काम करते हैं, राम मंदिर बन जाएगा तो रोजगार भी मिलेगा, और पिछड़े दलित लोग वहां दर्शन करने जाएंगे, दुकानें खोलेंगे।
आप धर्म से विमुख किए दे रहे हैं लोगों को। देखिए, मैं तो किसी के धर्म को नहीं छीन रहा हूँ, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आज़ादी देता है। तो मैं तो संविधान को धर्म मानता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा तो मुझे लगता है तभी मोदी जी सारी सरकारी संपत्ति को बेच रहे हैं, जिससे कि सारी सरकारी संपत्तियां खत्म कर दी जाए और रोजगार राम मंदिर से मिले। ये एक तरह का छलावा है और पहले छलावे हुए हैं, और जब ये तैयार हो जाएगा और जिन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तब हमारे दलित पिछड़ों को एहसास हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको वो भी दिन याद दिला दूं कि जब कोरोना काल आया और लॉकडाउन लगा था, ये मंदिर में रहने वाले जो पुजारी लोग हैं, यही सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हमें आप गुजारा भत्ता के लिए 5,000 रुपये 10,000 रुपये की जो है मिनिमम मदद कर दीजिए हर महीने, जिससे कि हमारा परिवार चल जाए। अब आम आदमी भगवान को कितनी बार याद करता है जब वो मंदिर जाता है या कोई मुसीबत होती है? ये पुजारी लोग तो 100 बार याद करते हैं। जो भी भक्त आएगा कहेगा कि साहब पंडित जी मेरा प्रसाद लो, चढ़ा दो, तो उतनी बार पंडित जी भगवान को याद करेंगे, तो उनका भला नहीं हो रहा। पंडित जी को पता है कि सत्ता ताकत है वो सत्ता में है, दलित पिछड़ों को नहीं पता है। अगर दलित पिछड़ों को पता होता और वो अपनी ताकत को समझते तो 78 दिन से उनके बच्चे जो हैं वहाँ धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, बिना सुविधाओं के वहाँ मरना रहे होते, और उनके बच्चों के साथ मारपीट ना होती, उन बच्चों के कपड़े ना फाड़े जाते, उनके हाथ ना तोड़े जाते। समझिए, लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जो आवाज उठाने का अधिकार संविधान में आर्टिकल 19 देता है, उसका वोलेशन भी करे, जबकि राजद्रोह है ये राष्ट्रद्रोह है। अगर आप संविधान के जो अधिकार संविधान द्वारा देते हैं उसका उल्लंघन करते हैं, और जबकि राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट है नीरज भाई कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16 का वॉयलेशन इस भर्ती में हुआ। बिल्कुल। देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के कलम से बनी, और उनकी रिपोर्ट है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 का वॉयलेशन हुआ, उल्लंघन हुआ। अब संविधान का उल्लंघन यानी कि राष्ट्रद्रोह है। तो उसमें साफ तौर पर लिखा, उन्होंने पूरे तथ्य जांचे कि सारे बीएसओ को बुला के, और सारे बीएसओ ने एक्सेप्ट किया कि गलती हुई है। लगभग 20,000 दलित और पिछड़े वर्ग की सीटों पे सरकार ने अपने चहेते लोगों को स्थापित कर दिया उनको खुश करने के लिए, और इनकी सीटें छीन ली। तो ये एक बड़ा घोटाला है, और मैं समझता हूँ ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो ना एक संवैधानिक संस्था है, कोई आप और मैं नहीं कि विपक्ष के लोग हैं जिन्होंने कोई रिपोर्ट बना दी हो, तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट बनी। जब पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो प्रधानमंत्री बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे और पूरे देश में चर्चा कराई थी कि देखिए हमने पिछड़े वर्ग के लिए कितना काम कर दिया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 340 में इसकी बात बहुत दिन पहले संविधान में करके गए। पिछले वालों ने नहीं किया, इन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, हमें भी लगा कि किया है, पिछड़े वर्ग के लोग उत्थान होगा। लेकिन उस पिछड़े वर्ग का एक भी जो है ना, उस रिपोर्ट का एक भी पार्ट जो है सरकार लागू नहीं करना चाहती, तो वो संस्था बनाई क्यों है? बिल्कुल। क्या पिछड़े वर्ग के लोगों के वोट ठगने के लिए, उनको बेवकूफ बनाने के लिए? तो लंबे समय चला रहा है। संवैधानिक दर्जा मिला तब होर्डिंगें लगी, अभी 27 मंत्री बना दिए तब होर्डिंग लगी, जगह जगह सम्मान स्वागत हो रहा है। उनमें से एक भी, आप लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, क्या कोई भी विधायक, कोई भी सांसद पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का जो मुखौटों के रूप में चेहरे चमका रहा है, एक भी आया इन छात्रों को समर्थन देने? देखिए, अगर आ जाएंगे तो वो जो सुविधाएं उनको मिल रही है वो खत्म हो जाएंगी। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि वो बनाते किस लिए हैं? इसलिए कि इनका चेहरा दिखा के इनकी जात का वोट लिया जाए। अगर इनके पास वोट की वैल्यू खत्म हो जाए दलित पिछड़ों की, तो इनका ना तो मुख्यमंत्री कोई बनेगा, ना इनका कोई राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ना इनका कोई जो है मंत्री बनाया जाएगा, ना इनको गांव का प्रधान नहीं बने देंगे ये लोग, आरएसएस के लोग। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इनके पास वोट का अधिकार है और इनकी वोट को छीन के अपनी सत्ता लागू करनी है। तो इसलिए जो है उनमें से कोई नहीं आएगा, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं। और अगर वो इनके नेता होते समाज के, तो इन बच्चों की तकलीफ को समझते। ये बेटियां और बच्चे उनके भी हैं, जितना मेरा परिवार है इतना उनका भी है। अगर वो इस परिवार का दुख ही नहीं समझ रहे तो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? वो अपनी सुविधा के लिए तो कर रहे हैं ना, या अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर वो समाज के लिए राजनीति करने होते तो समाज के इतने बच्चे पीड़ित हैं और इतने दिन से बैठे हैं, वो अगर अपनी बात को कह भी नहीं सकते, तो आप समझिए कि क्या हालात है हमारे दलित पिछड़ों के हालात भारतीय जनता पार्टी में क्या है, कि वो अपने बच्चों की पीड़ा को, अपने बच्चों को मरता देख के उसका दुख भी नहीं रख सकते सरकार से। जातिवार जनगणना का मामला भी लगातार आपने उठाया जी, उसके बारे में क्या आगे रणनीति है? देखिए, पहले हम लोग नीट पे लड़े, आपको याद होगा, हमने दिल्ली में पिछड़े वर्ग आयोग का घेराव किया, पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए। अभी जातिगत जनगणना पे भी पहले हमने उत्तर प्रदेश में पूरे ज्ञापन दिलाए, उसके बाद मध्य प्रदेश में दिलाए, फिर राजस्थान में दिलाए, फिर महाराष्ट्र में दिलाए। ये एक बड़ा मामला है, इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये जो झूठ आरएसएस ने फैलाया हुआ है, आपस में जातियों में बंटवारा किया हुआ है कि आपकी जाति का हिस्सा तो पिछड़े वर्ग के ये जाति के लोग खा गए, दलित वर्ग का हिस्सा तो आरक्षण का ये खा गए, जबकि आज तक भी ये स्पष्ट है कि आरक्षण जो है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। क्लास 1 में ही 4% आरक्षण लागू हुआ है।
और नीचे के लेवल पे तो आप देखिए इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो एक घोटाला है, ये तो पिछड़े वर्ग के बच्चों की सतर्कता से पकड़ लिया गया। अगर सारी भर्तियों की जांच करो तो बहुत बड़े बड़े घोटाले मिलेंगे। तो मैं समझता हूं कि सारी सिस्टम इनके पास है, इसलिए पिछड़े वर्ग की जाति का जनगणना होनी बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ पिछड़ों की सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, कौन संसाधनों पे इतने लंबे समय से कितना रूप से काबिज है। मैं तो बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में भी क्लोजम सिस्टम खत्म होना चाहिए। क्या दलित पिछड़े वर्ग के लोगों में, माइनॉरिटी के लोगों में इतनी क्षमता नहीं, इतना पढ़ा लिखा वो नहीं है कि वो जज बन सके सुप्रीम कोर्ट का? अभी बनाए हैं, एक भी नहीं है उनमें से। हाँ, तो यही है ना, ये इसी को कहते हैं ब्राह्मणवाद। ये ब्राह्मणवाद है, ये कब्जा करना चाहता है और कब्जा इनका है भी। आप ये कह रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फलानी जाति के लोग खतरे में हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आप विश्वास कीजिए पूरे सिस्टम पे काबिज हैं वो लोग। आप डीएमएसएसपी उठा के देख लीजिए, बैठने चाहिए आरक्षण के हिसाब से। रिप्रेजेंटेशन इसलिए है कि उनके लोगों को मौका मिले। 27% पिछड़े वर्ग के लोग हुए, बिल्कुल। आप मुझे 10 जो है ना डीएमएसएसपी दिखा दीजिए जो इस जिले में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उन्नति के लिए काम कर पा रहे हो या चार्ज पे ही हो। ऐसे शेड्यूल कास्ट के दिखा लीजिए, 16-17 बैठते हैं, 2 या 3 है। ये इसलिए है क्योंकि अगर वो कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ पिछड़े और दलित वर्ग के जो कर्मचारी है ना, जो जिन्होंने सिविल सेवा को चयन किया, वो इसलिए नहीं किया कि वो यहाँ से पैसा कमाए। वो ईमानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, इसलिए आए कि यहाँ से आके जिस आरक्षण का लाभ लेके वो लोग आगे बढ़े हैं, उस आरक्षण के लाभ को समाज में भी दें और समाज के और तरक्की के रास्ते खोलें। तो वो खोलेंगे कब? जब वो की पोस्ट पे बैठेंगे, जब उनको चार्ज मिलेगा। चार्ज ये देते नहीं है, कुछ लोग यहाँ अटैच कर रखे हैं, कुछ लोग वहाँ अटैच कर रखे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया इस हिसाब से है कि पिछड़े और दलित वर्ग के उन्नति के रास्ते ना खुले। इन्होंने रोके हैं, लेकिन अब पिछड़े और दलित वर्ग के नौजवान तैयार होंगे। अब वो मांगेंगे नहीं, धक्का मार के तोड़ देंगे उन रास्तों को जो बेड़ियां इनके रास्ते में बिछाई गई हैं। तो पिछड़े वर्ग की जाति का जनगणना होनी चाहिए। इस पर सबसे बड़ा आंदोलन चंद्रशेखर करेगा, भीम आर्मी करेगी, आजाद समाज पार्टी करेगी, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। और अगर अब जैसे यहाँ बैठे हुए थे ना, अब मोर्चा बना रहे हैं कि पूरे देश में एक बार घूम के जल्दी 1 महीने के अंदर सभी प्रदेशों के लोग सूचित करके और दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली से करेंगे इस आंदोलन की। वो जैसे आपने अभी ब्राह्मणवाद शब्द बोला, ऐसी पार्टियां थी जो बहुजन समाज की बात करती थी, उन्होंने नारा दिए पहले, अब वो दोहराने का मतलब नहीं है, तिलक तराजू और ये सब तरह के नारे। हाँ, आज उसके आप मुझे और आप दोनों को लोग इसी बात पे ट्रोल करेंगे कि आप उस पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आप जैसे ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं, आप पाखंड के विरोध की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में ऐसा नहीं, पहले नहीं रहे, रामस्वरूप वर्मा जी रहे, बाबा साहब खुद रहे, जगदेव बाबू कुशवाहा रहे, महाराज सिंह भारती जैसे लोग रहे, पेरियाल ललई जैसे लोग रहे, शरद यादव भी ईश्वर की सत्ता के विरोध वाले नेता कहे जा सकते हैं, मैं उनको जिस तरह जानता हूं। आपको लगता है कि वर्तमान समय में पाखंड ईश्वर की सत्ता का विरोध करने वाला कोई नेता, उसको जनता एक्सेप्ट करती है? देखिए, ये लड़ाई विचारों की है। बाबा साहब कहते हैं ना कि 1000 तलवार और एक कलम, यानी कि एक कलम द्वारा जो विचार लिखा जाता है वो हजारों लोगों को, एक गोली जो है एक व्यक्ति कत्ल करती है, विचार जो है ना वो हजारों लोगों पे को तैयार करता है। तो आरएसएस जहां इस देश को खोखला करने के लिए तमाम तरह काम कर रही है और उसने अपना विचार नहीं छोड़ा, जो उनके मौलिक सिद्धांत है कि जिन लोगों को उनको मोहरा बना के, चेहरा बना के और अपने एजेंडे को लागू करना है, तो वो अपना काम कर रही है। तो मैं जिन महापुरुषों को मानता हूँ, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूँ, जैसे मैं रामस्वरूप वर्मा जी को मानने वाला व्यक्ति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाला व्यक्ति हूँ, पेरियर रामास्वामी नायकर और पेरियर ललई यादव को मानने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं समझता हूँ, मैं माननीय काशीराम साहब का चेला हूँ, तो उनके आंदोलन को, उनके विचारों को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। और असल में हम तो इस व्यवस्था में लंबे समय से पीछे हुए हैं। थोड़े बहुत जो अधिकार मिले मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। 1912 में पहली बार एक अधिवेशन हुआ जिसमें ये तय किया गया, चर्चा हुई कि दलित वर्ग के लोगों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने का अधिकार हमें देना चाहिए। तो हम तो वो लोग हैं जो 100 साल पहले जिनको मतलब सरकारी स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो हमें जो कुछ भी मिला वो बाबा साहब के संविधान से मिला है और हम उन्हीं विचारों को आगे बढ़ा के इस समाज को तैयार करेंगे। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि समाज जानता नहीं, समाज जानता समझता है, लेकिन वो समाज ये भी सोचता है कि उनको अधिकार कहाँ से मिल रहे हैं। नुकसान ये हुआ है कि जहाँ हिस्सेदारी का मामला आता है वहाँ हिस्सेदारी नहीं मिलती। हम सामाजिक न्याय की बात दूसरे लोगों से करते हैं, अपनों से नहीं करते। तो जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस बात को अगर हम लोग फॉलो करेंगे और सारे समाज के लोगों को हिस्सेदारी देंगे और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे वैचारिक रूप से, यही आंदोलन आरएसएस भाजपा की काट है। अगर हम ये सोचें कि हम राम मंदिर की बात कर लें या परशुराम की मूर्ति की बात कर लें और हम ये सोचें कि हम धर्म की बात करके भाजपा को हरा देंगे आरएसएस को, तो ये हमारी गलतफहमी हो सकती है। उनकी पिच है, वहां जो जाएगा उनसे पिट के आएगा। हमारी पिच जो है ना वो आरक्षण है, प्रमोशन में रिजर्वेशन है,
रोजगार है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, एट्रोसिटी है। हमारी पिच जो है वो हेल्थ है, हमारी पिच जो है वो आज के समय में नौजवान परेशान है, एजुकेशन है हमारी पिच। किसी तमाम चीजों पे काम हो और सब लोगों को समान अवसर मिले। मैं तो ये भी कहता हूँ चैलेंज के साथ कि जो लोग आरक्षण को गाली देते हैं, अब तो स्वर्ण जाति के लोगों को 10% आर्थिक आधार मिल रहा है, खूब ले रहे हैं, नहीं चल सकते हैं, लेकिन अगर दलित पिछड़ों के आरक्षण की बात हो तो गाली देने लग जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप वास्तविकता में मेरिट की बात करते हैं, न्यायप्रिय हैं, तो आप दो बच्चे आप तैयार कर लीजिए, एक पिछड़े वर्ग से ले लीजिए, हमारे वर्ग से, और एक आप अपने वर्ग से ले लीजिए, उनको समान सुविधाओं में तैयार कीजिए, और एक आप तय कर लीजिए पेपर, और फिर आप देखिए, फिर आपको मेरिट का पता लग जाए किसमें कितनी क्षमता है। हम कभी इनसे नहीं हारे, हम आगे भी इनसे नहीं हारेंगे, लेकिन हम इनके तलवे चाट के राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने विचारों को आगे बढ़ा के और अपने मुद्दों पर राजनीति करेंगे। और इनसे अब समय आ गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 21 सदी हमारी, ये 21 सदी चल रही है। बाबा साहब के विचार प्रबल हो रहे हैं, हमारे बहुजन महापुरुषों के विचार आगे बढ़ रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के जो विचार 1902 में जो आरक्षण के जनक जिन्होंने हमें पहले वो रास्ता दिखाया, वो अब तैयार हो रहा है। और अब इस आंदोलन से पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण की अहमियत का भी पता लगा। अभी तो आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं, जब सारे सरकारी संस्थान बिक जाएंगे, वहां आरक्षण ही नहीं रहेगा, तो फिर लड़ाई कैसे रह जाएगी आरक्षण? देखिए, पहले जब मंडल आया था ना, तो ये सरकार भाजपा के आरएसएस के लोग कमंडल ले आए थे मंडल को रोकने के लिए। जब यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार मिल रहे थे, तो ये धर्म की राजनीति ले आए थे। इस बार ये मंडल के सामने कमंडल न लाके, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग समझदार हो गए थोड़े से, तो निजीकरण नाम का कमंडल ले आए। बिल्कुल। तो ये क्या कर रहे हैं कि आरक्षण को, एक बहुत दिन पहले इनके एक नेता ने कहा था कि हम आरक्षण को इतना निष्क्रिय कर देंगे कि ये रहते हुए भी इससे इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जब ये सारा षड्यंत्र आरक्षण को खत्म करके दलित पिछड़ों को उनकी भागीदारी, राजकाज में जो हिस्सेदारी इनको मिल रही है, उससे रोकने का प्रबंध है। निजीकरण मात्र जो है वो गुलामी है, और वो इसलिए किया जा रहा है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए। अभी स्वर्ण जाति के लोगों को बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन उनके बच्चे भी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जो हमारे माँ बाप ने पैसा दे के, पढ़ा के, खून पसीने से हमें तैयार किया था, वो सब जीरो हो जाएंगे। पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सचेत होना चाहिए, आरक्षण की अहमियत का भी पता लगा। एक अंतिम सवाल, जब भी आपकी बात होती है, या तो ये जो गोदीबादी मीडिया जिसको कहा जाता है, गोदी मीडिया, या तो ये कवर नहीं करता है, कवर करता है तो बार बार ये छवि बनाने की कोशिश की जाती है कि एक नया दलित नेता उभर रहा है। मुझे इस शब्द से आपत्ति है, आप क्या सोचते हैं? मुझे भी आपत्ति है। मैं तो खाली दलितों की बात करता नहीं हूँ। मैंने तो अपने संगठन में कोर कमेटी में पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी दे रखी है, और माइनॉरिटी के लोगों को भी। तो मैं तो बहुजन समाज की बात करता हूँ। मतलब संगठन में ओबीसी के लोग पर्याप्त हैं? पर्याप्त हैं। आप देखिए, बराबर की हिस्सेदारी है। जितने राष्ट्रीय कोर कमेटी में दलित हैं, उतने ही बैकवर्ड के लोग हैं। और जो समाज तैयार होकर आ रहा है, क्योंकि मीडिया ने ऐसी छवि हमारी बनाई हुई है कि हम धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, ये सब चीजें, उसकी वजह से जो लोग तैयार होकर आ रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं, उन सबको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले कल में एक बड़ा संगठन बने, हम इसको लोकतांत्रिक बनाएंगे, जिसमें सब जातियों के लोगों को काम के हिसाब से मौका मिलेगा। हमारे यहाँ टिकट में भी ये नहीं कि पैसे लिए जाते हैं या कोई वो हो, या रिश्तेदारी में दिया जाता है। जो मेहनत करता है उसको देते हैं, और पदों में भी इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। जो काम कर रहा है, जो मेहनती, उसको आगे बढ़ाते हैं। जो उसको लगता है ये काम नहीं कर सकता या इसकी कोई मजबूरी, उसको रोक देते हैं थोड़ा सा। तो मैं समझता हूँ कि मैं बहुजन समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मैं नेता नहीं। मैं इनका, समझिए, काशीराम साहब तो कहते थे मैं इनका पोस्टमैन हूँ। मैं एक बड़ा कार्य करता हूँ कि ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकता क्योंकि काशीराम साहब की लाइन है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं एक छोटा ही कार्य करता हूँ, और इतनी जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी सब लोगों की, और उतनी हिस्सेदारी, उतना ही दबाव, जोर इस पार्टी संगठन पे एक प्रत्येक कार्यकर्ता का जितना मेरा। अब आप समझिए कि भाजपा का जो झूठा धर्म और राष्ट्रवाद का नारा, धर्म तो आप लोगों ने देख लिया और पूरे देश ने देखा कि किस तरह धर्म के नाम पे इन्होंने आज तक छला है। बिल्कुल। दूसरा राष्ट्रवाद, अब मैं समझ गया हूँ कि इनके राष्ट्रवाद में दलित पिछड़े नहीं। अगर होते तो उनकी तरक्की के रास्ते भी लोग खोलते। उनको बेवकूफ ठग बनाने के लिए, ठगने के लिए प्रयास नहीं करती। ये मंत्री पद और आयोग का की जो है ना, वो चिलम दिखा के और ठगने काम करते हमारी वोटों को। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग सावधान हो जाएं। जिस दिन वोट का अधिकार ये आरएसएस भाजपा के लोग, जैसे इनके नेता कहा करते थे कि दलित पिछड़े लोग वहां जाके, पिछड़े वर्ग के लोग जाके वहां क्या करेंगे उसमें, संसद में। इनके बड़े बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक और सब लोग कहा कहते थे कि ये तेली और तमोली क्या करेंगे जाके वहां, ये कुर्मी क्या करेंगे जाके वहां, क्या गाय चराएंगे, ये क्या तेल निकालेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरे समाज के लोग हैं, पिछड़े और दलित वर्ग के लोग। इनको ये समझना चाहिए कि जब तक ये विधायिका और संसद में नहीं पहुंचेंगे, जब तक कानून बनाने की ताकत इनके पास नहीं आएगी, जब इनके पास सिस्टम में चेंज करने की ताकत नहीं आएगी, तब तक इनकी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे, इनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। सत्ता मात्र, नीरज भाई, हमारे लिए साधन है।
हमारे महापुरुष बता गए, असली लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, गैर बराबरी खत्म हो, अन्य अत्याचार खत्म हो, भाईचारा बने, भारत जो है प्रबुद्ध भारत बने, ऐसा भारत बने जिसमें सभी लोगों को समान अवसर हो, महिलाएं सुरक्षित हो, रोजगार के अवसर बने, तरक्की करे देश, ये हमारा मूलभूत लक्ष्य है। समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा बने, समतामूलक समाज बने। मैं ये नहीं चाहता दूसरे लोगों की तरह, जैसे वो कहते हैं कि इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, सब लोग यही रहे, लेकिन अपनी जो गलत नीतियां उनको छोड़ के भाईचारा बना के रहे, हमारा देश मजबूत हो, आबाद रहे, ऐसी जो है मेरी हमेशा जो है इच्छा रहती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर भी चाहते थे, तो उन्होंने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो उम्मीद करें कि जो लड़ने भिड़ने वाला चंद्रशेखर है, संघर्ष करने वाला चंद्रशेखर है, अच्छे एग्रेशन वाला चंद्रशेखर है, ये लगातार देखने को मिलेगा लोगों को। देखिए, हर आदमी की एक पहचान होती है, तो मेरी एक पहचान है नीला गमछा, हाथ में संविधान, यही चंद्रशेखर आजाद की पहचान है, भीम आर्मी की पहचान। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। जैसे जिसने अपने मूलभूत सिद्धांत छोड़े हैं, अपनी जो ताकत थी उसको छोड़े, बाद में क्या हुआ, जब नारे बदले हैं ना, बिल्कुल, तो आप गिरावट में गए। तो मुझे तो आगे बढ़ना है, मैं इस छवि को छोड़ूंगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। मीडिया के लोग तो जानबूझ के मैं इतना भी जो है ना आक्रामक नहीं हूँ, मैं तो संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अपने अधिकारों को जानता हूँ, आजाद हूँ। तो अगर कोई मेरे अधिकारों का वॉयलेशन करता है तो फिर लड़ता हूँ। आंदोलन इसलिए करता हूँ क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहा करते थे। तो ये बहरे लोग हैं, ये बहरे नहीं है, ये तो गूंगे भी हैं। जब इनकी जरूरत होती तभी बोलते हैं, जब नहीं होती नहीं बोलते हैं। वरना मुख्यमंत्री को नहीं पता घोटाला हुआ है, शिक्षा मंत्री चोर है, चोरी हुई है। अगर मुख्यमंत्री साफ पाक ईमानदार है तो घोटाले की लिस्ट को जारी करें जो घोटाला हुआ है, और जिन बच्चों के साथ धोखा उनको नौकरी दें, नियुक्ति दें। न्याय तो हो चुका, पिछले वर्ग आयोग ने कर दिया। गूंगी बहरी राजनीति के इस दौर में चंद्रशेखर आजाद वो नाम बन चुका है जो न सिर्फ विचारों से आजाद है, बल्कि लगातार अपने विचारों को न सिर्फ मीडिया के माध्यम से बल्कि सड़क पर उतर करके संघर्ष के माध्यम से दिखाना भी बखूबी जानते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यही संघर्ष वाली राजनीति, यही सोच जो आज आपने इस इंटरव्यू में कही है, वो आगे भी बनी रहेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। जिस दिन आपको लगे कि ये नहीं बन रही है, उस दिन आप ये कह देना कि भाई ये आदमी अब बदल गया। जी, मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जितना आप कर रहा हूं उससे ज्यादा बेहतर करूं। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप